हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं आप लोगों को एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का ये कंप्लीट एंड कम्प्रहेंसिव कोर्स पढ़ा रहा हूँ। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का ये कंप्लीट एंड कम्प्रहेंसिव कोर्स आपके अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और सभी स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस के लिए वेरी यूजफुल होने वाला है। स्टूडेंट्स, इस कोर्स को प्री कम मेंस के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, तो आप इस कोर्स को अपने प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन के लिए देख सकते हैं और इस कोर्स से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने इस कोर्स की पिछली 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और पिछली 2 क्लासेस में हमने देखा कि इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या-क्या होते हैं, इकोसिस्टम के टाइप्स क्या-क्या होते हैं, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, एफिशिएंसी ऑफ फूड चेन क्या है। ये सारे टॉपिक्स हम अपने पिछले क्लासेस में देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज हम इस कोर्स की क्लास 3 स्टार्ट करते हैं और आइए देखते हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, दूसरा टॉपिक है कार्बन फुटप्रिंट, तीसरा है अर्थ आवर सूट डे, इकोलॉजिकल नेसे, हैबिटाट, डीप इकोलॉजी और इकोसोफी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला हमारा टॉपिक है पर्यायवास या हैबिटाट। वह भौतिक पर्यावरण जिसमें कोई जीव रहता है। प्रत्येक जीव को अपनी उत्तरजीविता के लिए विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता होती है और यह जीव उस स्थान पर रहता है जहां पर्यावरण के द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। स्टूडेंट्स, पारिस्थितिकी या पर्यावरण का वह स्थान जहां पर किसी जीवधारी के या किसी पक्षी के या किसी भी प्रकार के सजीव के रहने के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध होती हैं, उस स्थान को उस पर्टिकुलर जीव का या उस पर्टिकुलर स्पीसीज का हम हैबिटाट कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें हाथी की, तो स्टूडेंट्स, जो हाथी है इसके जीवित रहने के लिए जो सभी दशाएं हैं, भोजन है, आश्रय है, वो उसे जंगल में मिल जाता है। तो इसलिए अगर हम हाथी के हैबिटाट की बात करें तो जंगल या वन होता है। हाथी के जीवित रहने की दशाएं जो हैं वो उसे समुद्र में या किसी सी बॉडी में या किसी वाटर बॉडी में नहीं मिलेंगी, इसलिए एक हाथी का जो हैबिटाट है वो वन या जंगल ही होता है। इसी के विपरीत अगर हम बात करें फिशेस की, लाइकेन्स की और कई प्रकार के स्मॉल फिशेस की, तो दरियाई घोड़ा की, अगर इन सभी जलीय जंतुओं की बात करें तो इनके लिए जो सभी उपयुक्त दशाएं हैं जीवित रहने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, वो सभी उन्हें ओशियन में या किसी सी बॉडी में ही अवेलेबल होती हैं। तो इन मछलियों के लिए, इन लाइकेंस के लिए, ये सभी जो जीवित रहने के लिए उपयुक्त दशाएं वो ओशियन में मिलती हैं, इसलिए जो इनका हैबिटाट होगा वो ओशियन होगा। तो स्टूडेंट्स, पर्यावरण संबंधी आवश्यकता, जिस प्रकार एक हाथी के लिए पर्यावरण संबंधी आवश्यकता एक जंगल है, आप किसी समुद्र में हाथी के पाए जाने की आशा नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी जंगल में व्हेल के पाए जाने की आशा की जा सकती है। पर्यायवास उन सभी प्रजातियों को सहारा प्रदान करता है जिनकी आवश्यकताएं समान है। उदाहरण के लिए एकल समुद्री पर्यायवास व्हेल, दरियाई घोड़ा, सील, पादप प्लवक और अन्य कई प्रकार के जीवों को सहारा प्रदान करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो एक हैबिटाट में कई प्रकार की स्पीसीज एक साथ रह सकती हैं, बल्कि सिर्फ शर्त एक है कि इन सभी स्पीसीज के रहने के लिए जो आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं हैं वो समान होना चाहिए। तो इसलिए किसी एक हैबिटाट में कई सारी स्पीसीज एक साथ रह सकती हैं। अतः विभिन्न प्रजातियां एक ही पर्यायवास में रहती हैं, अर्थात उनका एक ही पता है। जंगल, समुद्र, नदी आदि पर्यायवास के उदाहरण हैं। पर्यायवास के लक्षणों की अगर हम बात करें तो इनके लक्षणों के सिर्फ 4 घटक हैं, जैसे पहला है स्थान, दूसरा है भोजन, तीसरा है जल और चौथा है आश्रय। अर्थात जो हैबिटाट होता है वो किसी भी स्पीसीज के लिए या किसी भी प्रजाति के लिए स्थान, भोजन, जल और आश्रय प्रदान करता है। पृथ्वी पर मुख्यतः 4 प्रकार के हैबिटाट हैं। पहले हैबिटाट जो है वो है स्थलीय या टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, और दूसरा है लवणीय, अलवणीय जल, फ्रेश वाटर, तीसरा है ज्वरनादमुख, और ज्वरनादमुख एक ऐसा प्लेस होता है जहां नदियां समुद्र में मिलती हैं, और चौथा जो हमारा हैबिटाट है वो है सी, मानव आत फीताकृमि का पर्यायवास है, अतः सड़ रही वस्तुएं कवक का पर्यायवास है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो पर्यायवास है वो किसी भी जीवधारी के लिए वह भौतिक पर्यावरण का स्थान है जहां पर उसके जीवित रहने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक दशाएं उपलब्ध होती हैं। आइए हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, इकोलॉजिकल नेसे क्या होता है।
प्रकृति में अनेक प्रजातियां एक ही पर्यावरण में पाई जाती हैं, परंतु उनके कार्य जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। पर्यावरण में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण जो होते हैं वो निकेत कहलाते हैं। किसी प्रजाति का पर्यावरण इसके पते के समान है, जबकि जो निषेध है इसके व्यवसाय के रूप में समझा जा सकता है। निषेध का तात्पर्य किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलापों और संबंधों के उस योग से है जिसके द्वारा यह प्रजाति अपनी उत्तरजीविता तथा जनन के लिए अपने पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करती है। किसी प्रजाति का जो निकेत होता है या निषेध होता है वो यूनिक होता है, जबकि पर्यायवास में अनेक प्रजातियां होती हैं और उनके कई प्रकार के निषेध होते हैं। किसी पर्यायवास में दो प्रजातियों का निकेत समान नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स, किसी भी पर्यायवास में दो प्रकार की जो स्पीसीज हैं उनका जो निषेध है वो एक समान नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर उनके निषेध समान हो जाएंगे तो उनको जो जीवित रहने के लिए आवश्यक दशाएं हैं वो भी उनके लिए समान हो जाएंगी, और यदि दोनों की जीवित रहने के लिए आवश्यक दशाएं समान हैं तो उनके बीच तब तक प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी जब तक कि उसमें कोई एक स्पीसीज फिनिश नहीं हो जाती है। तो इसलिए किसी भी निकेत में दो समान प्रकार की स्पीसीज एक साथ नहीं रह सकती हैं। इसका कारण यह है कि यदि दो प्रजातियों का निकेत समान है तो इनमें एक दूसरे के साथ उस समय प्रतिस्पर्धा होती रहती है जब तक कि एक प्रजाति विस्थापित नहीं हो जाती। उदाहरण के लिए, यदि कीटों की विभिन्न प्रजातियों की एक बहुत बड़ी संख्या एक ही पौधों पर पीड़क के रूप में रह सकती है, क्योंकि वह एक ही पौधे के विभिन्न भागों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो हैं वो एक ही पर्यायवास में रह सकती हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं पेड़ का, तो इस पेड़ का अगर हम बात करें तो कीटों की विभिन्न प्रजातियां एक ही पौधे के विभिन्न भागों से अपना भोजन प्राप्त कर लेती हैं। जैसे लेसबग जो है वो पत्तियों से, प्ररो मौत का लार्वा, सरपेंटाइन प्राणभेदक और जड़ खाने वाला व्हाइट ग्रब। तो इस तरीके से ये जो भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं वो एक ही पेड़ से अपना भोजन, अपना आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए इन सभी प्रजातियों के लिए, कीटों की इन सभी प्रजातियों के लिए एक ही पर्यायवास होगा और वो ये पौधा होगा। स्टूडेंट्स, जो निषेध है दो भिन्न प्रजातियों के लिए एक ही निषेध नहीं हो सकता है। इकोलॉजिकल निषेध की जो अवधारणा है वो 1970 में जोसेफ ग्रीनेल्स ने दी थी, परंतु जो इसे विस्तारित किया था वो ईपीओडम ने किया था। इन्होंने इकोलॉजिकल निषेध को माइक्रो हैबिटाट कहा था। स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने पिछली क्लास में सीखा था कि ईपीओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है उसको परिभाषित किया था। आइए हम देखते हैं, जंगल में पाई जाने वाली वनस्पति इसका एक अन्य उदाहरण है। जैसे जंगल पेड़ पौधों की असंख्य प्रजातियों को सहारा प्रदान करता है, क्योंकि उनके निकेत भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे ऊंचे पेड़, छोटी शाख और झाड़ियां तथा घास जंगल का भाग। परंतु भिन्न भिन्न ऊंचाई के होने के कारण इनकी आवश्यकताएं जो हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्व भी भिन्न भिन्न है, अतः ये सब एक साथ जीवित रह सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर यही जो जंगल के जो पेड़ पौधे हैं, यदि उनकी सभी पेड़ पौधों की यदि आवश्यकताएं समान होती, सभी को समान सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्व चाहिए होता, तो सभी जो वृक्षों की होती वो लंबाई एक साथ बढ़ती, उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा होती और कोई ना कोई प्रजाति विलुप्त होती। तो इसलिए किसी भी पर्यायवास में जो निषेध है वो किसी एक स्पीसीज के लिए सिंगल निषेध ही होता है। स्टूडेंट्स, आइए हम अपना जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है। अगर हम फुटप्रिंट, नॉर्मल शब्द की अगर हम बात करें, फुटप्रिंट से आप क्या समझते हैं? तो एक व्यक्ति को चलने या दौड़ने के लिए जितनी न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती है, एक व्यक्ति को चलने या दौड़ने के लिए जितनी न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती है, उस भूमि पर चलने या दौड़ने से बनने वाले चित्र या निशान या पदछाप को ही हम पदछाप कहते हैं। इसी प्रकार किसी मनुष्य को कि उसकी जीवन शैली सुचारू रूप से चलाने के लिए पारिस्थितिकी घटकों की एक न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है, अतः पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो पारिस्थितिकी के अनुकूल जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है उसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा कि जो अगर हम नॉर्मल फुटप्रिंट की बात करें तो किसी व्यक्ति को पृथ्वी पर चलने या दौड़ने के लिए जितनी न्यूनतम स्पेस की आवश्यकता होती है, उस स्पेस का जो पदचिन्ह बनता है उसे ही हम पदछाप कहते हैं। अगर हम इसे अपना एनवायरनमेंट या इकोलॉजी के टर्म्स में अगर देखें
तो प्रत्येक जीवधारी को पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों से एक न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है। उस न्यूनतम मात्रा को ही हम उस पर्टिकुलर जीवधारी के लिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। चूंकि मनुष्य के द्वारा पारिस्थितिकी घटकों का प्रयोग करके कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है, इसलिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कार्बन उत्सर्जन को भी शामिल करता है। स्टूडेंट्स, पारिस्थितिकी में पुनरुत्पादन की क्षमता होती है और मानव अपना जीवन जीने के लिए पारिस्थितिकी से मांग करता है। इसलिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के द्वारा मानव के मांग की तुलना पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन क्षमता से किया जाता है। अगर हम बात करें पारिस्थितिकी की पुनरुत्पादन क्षमता क्या है, तो पारिस्थितिकी की जो पुनरुत्पादन क्षमता होती है, जैसे कि हम पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं उनका हम उपयोग करते जाते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें कमी आती है तो पारिस्थितिकी जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पुनः अपनी प्रक्रियाओं के द्वारा अपनी जो पुनरुत्पादन जो अपनी प्रारंभिक क्षमता थी उस क्षमता को ग्रहण कर लेता है। इसे ही हम पारिस्थितिकी की पुनरुत्पादन क्षमता कहते हैं। यदि मानव की मांग प्रकृति के पुनरुत्पादन क्षमता से अधिक होगी तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का आकार भी बड़ा होगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट संतुलित बनाए रखने के लिए मानव को धारणीय विकास की जीवन शैली को अपनाना होगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को 6 श्रेणियों में मापा जाता है। पहला है फसल भूमि क्या है, दूसरा है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की माप की दूसरी श्रेणी है चराई भूमि, तीसरी श्रेणी है मत्स्य पालन भूमि, चौथी श्रेणी है वन क्षेत्र, पांचवी श्रेणी है निर्माण भूमि और छठवीं श्रेणी है भूमि पर कार्बन की मांग। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मापने की इकाई जो होती है स्टूडेंट्स ग्लोबल हेक्टेयर होती है। ये जो हमारा पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई सारे एग्जामिनेशंस में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। हमारे यूपीएससी में भी कई बार इसे पूछा गया है, यूपीपीएससी में भी कई बार पूछा गया है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मापने की इकाई क्या है। स्टूडेंट्स, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मापने की इकाई ग्लोबल हेक्टेयर होती है। आइए देखते हैं वर्तमान में जो पारिस्थितिकी फुटप्रिंट है वो 1.7 भूमंडलीय हेक्टेयर बताया गया है। इसका तात्पर्य है कि मानव की मांग प्रकृति के पुनरुत्पादन क्षमता का 1.7 गुना अधिक है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जैसे किसी अमरूद के पौधे से प्रतिवर्ष 100 फल उत्पादित होते हैं, परंतु प्रत्येक वर्ष उस अमरूद के पौधे से की मांग 170 हो। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि मनुष्य अपने जीवन शैली के प्रकृति के अनुकूल व्यतीत करता है तो उसे पृथ्वी के कितने हिस्से की आवश्यकता होगी या कितने पृथ्वी ग्रह की जरूरत होगी। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की जो अवधारणा है कनाडा के वैंकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में विलियम रीस के निर्देशन में मैथिस वैक्रानाटजेल ने अपने शोध में इसकी चर्चा की थी। प्रारंभ में विलियम रीस और मैथिस ने इसे एप्रोप्रिएटेड कैरिंग कैपेसिटी कहा था, परंतु बाद में विलियम रीस ने इसे आसान बनाने के लिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट नाम दे दिया। 2003 में ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना की गई। यह एक एनजीओ के रूप में स्थापित किया गया। यह संस्था मनुष्यों के पास प्रकृति द्वारा उपलब्ध संसाधन तथा मनुष्यों द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों की तुलनात्मक माप करता था। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा ही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट तथा अर्थ शूट आउट डे की घोषणा की जाती है। स्टूडेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो है वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में ही शामिल है। आइए देखते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है। तो कार्बन फुटप्रिंट की अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति, संस्था या उत्पाद इकाई के द्वारा उत्सर्जित कार्बन से बनने वाले छाप या निशान को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। यदि कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होगा तो कार्बन फुटप्रिंट का आकार बड़ा होगा, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसी से CO2 गैस निकलती है। अर्थात जितनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगी उतनी ही बड़ा जो कार्बन फुटप्रिंट बनेगा। कार्बन फुटप्रिंट के अंतर्गत ग्रीन हाउसेस गैसों की गणना की जाती है। ग्रीन हाउसेस गैसों की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और वाटर वेपर्स ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आती है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अर्थ आवर शूट डे क्या है। यह वह तिथि होती है जिस दिन हम एक वर्ष में पारिस्थितिकी द्वारा उत्पादित संसाधनों का उपभोग कर लेते हैं। इकोलॉजिकल डेप्ट, इसे इकोलॉजिकल डेप्ट भी कहा जाता है। पहली बार 23 अक्टूबर 1987 में अर्थ शूट आउट डे मनाया गया था। 1995 में यदि अर्थ आवर शूट आउट डे की बात करें तो 5 अक्टूबर को मनाया गया। 2011 से 2013 तक अर्थ आवर शूट आउट डे 4 अगस्त को मनाया गया। 2017 में अर्थ
आवर शूट आउट डे 3 को मनाया गया और 2018 में अर्थ आवर शूट आउट डे EOD 1 अगस्त को मनाया गया। स्टूडेंट्स, जो अर्थ आवर शूट आउट डे है, अगर हम इसे समझें तो अर्थ शूट आउट डे जो एक ऐसा दिन है जिस दिन तक हम पृथ्वी के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित समस्त संसाधनों का पूर्णतः उपयोग कर लेते हैं। तो जैसा कि 1995 में यह डेट 5 अक्टूबर थी, 2011 में 4 अगस्त और 2017 में 3 अगस्त, 2018 में 1 अगस्त। स्टूडेंट्स, अगर इसी तरीके से हमारी मांग जो बढ़ती गई अपनी पारिस्थितिकी के प्रति, अपनी मांग जो अगर हम बढ़ाते गए तो अर्थ आवर जो शूट डे है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और हमारी जो पृथ्वी है उस पर दिन प्रतिदिन पारिस्थितिकी में जो चेंज होते हैं वो आते जाएंगे और वो कहीं ना कहीं हमारी मानव जाति को या सभी जीवधारियों को हार्मफुल तरीके से इफेक्ट करेगी। तो इसलिए हमें अपनी पारिस्थितिकी से उतनी ही संसाधनों का दोहन करना चाहिए जितना एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आवश्यक है। अगर हम इसके पृष्ठभूमि की बात करें तो ब्रिटेन में एंड्रयू सिंस थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन द्वारा EOD की अवधारणा का विकास किया गया। यह अवधारणा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पर आधारित थी। न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन की सहयोगी संस्था ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने के लिए EOD के अभियान के रूप में शुरू किया। EOD रिपोर्ट जो है वो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि डीप इकोलॉजी या गहन पारिस्थितिकी क्या है। यह एक पर्यावरणीय दर्शन है जो मानव जीव, पृथ्वी तथा पर्यावरण के मध्य संबंधों को बताती है, साथ ही सभी को समान महत्व देती है। डीप इकोलॉजी हमें यह सिखाती है कि जिस प्रकार मानव को पृथ्वी पर जीवन जीने का अधिकार है, उसी प्रकार गैर मानव जीवों को भी जीने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार यह को पृथ्वी पर दूसरे जीवों से भिन्न नहीं मानता है। डीप इकोलॉजी सिद्धांतों जो हैं वो व्यक्तिवादी सिद्धांतों के विरुद्ध होते हैं। इस शब्द का प्रयोग 1972 में सबसे पहले अर्नीस नेस ने किया था। यह नॉर्वे के दार्शनिक तथा पर्वतारोही थे। इकोसोफी क्या है? जब डीप इकोलॉजी के तहत मनुष्य एवं पर्यावरण में सौहार्दपूर्ण संबंध पाए जाते हैं तो इसे इकोसोफी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि अनुकूलन क्या है। एक विशिष्ट पर्यायवास में रहने के लिए अनुकूलन युक्त होता है। आप जानते हैं कि नारियल को रेगिस्तान जा सकता जबकि ऊंट समुद्र में जीवित नहीं रह सकता। प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूलित होता है। इस प्रकार किसी जीव की बनावट फिर जीने की पद्धति जिसकी सहायता से वह किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है उसे ही हम उस पर्टिकुलर जीव की अनुकूलन कहते हैं। जैसे मछलियों और पंखों की उपस्थिति जलीय पर्यायवास के प्रति अनुकूलन के उदाहरण है। जलीय पुष्प पौधों में काष्ठ की उपस्थिति है तथा अल्प विकसित जड़तंत्र है, जलीय वातावरण के प्रति अनुकूलन के उदाहरण है। अर्थात जो काष्ठ की उत्पत्ति की जो अनुपस्थिति है और अल्प विकसित जड़ें हैं, ये जलीय पुष्पी पौधों को जल में अनुकूल रूप से रहने में सहायता करती हैं। का अवलोकन किसी जीव की संरचना या व्यवहार या शरीर में किया जा सकता है। अनुकूलन का एक आनुवंशिक आधार है और विकास के द्वारा उत्पन्न तथा पूर्ण होता है। इसका अर्थ यह है कि अनुकूलन पीढ़ी दर पीढ़ी है ताकि प्रजातियां अपने वातावरण में सफलता के साथ जीवित रह सकें। पौधों और जीवों को उनके विशेष वातावरण में जीवित रहने के लिए सहायक मूल अनुकूलनों के निम्नलिखित कुछ उदाहरण हैं। आइए देखते हैं कौन उदाहरण है। जैसे जीवित रहने के लिए या उनके अनुकूलन के लिए आवश्यक है। जैसे अगर हम तोते की मजबूत चोंच करें तो फलों को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। इसी प्रकार का मोटा तथा पतलापन होना, पक्षियों में परों और पंखों की उपस्थिति, वृक्षों की सदाबहार और पर्णपाती प्रकृति, पत्तियां और तनों का सूल की उपस्थिति और अनुपस्थिति, ये सभी अनुकूलन के एग्जाम्पल हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास 3। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इस कोर्स को आप देखते रहिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए।